हेलो स्टूडेंट्स, मैं नलीन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मोशन का आगे का पोर्शन। इससे पिछले वीडियो में हमने मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, इम्पल्स सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। उसका वीडियो देख लीजिएगा। ये मोशन का दूसरा लेक्चर है और यूनिट 2 का चौथा लेक्चर है। यूनिट 2 का चौथा लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जो भी बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और SBT से बिलोंग करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाइड फिजिक्स 1 और 2 को पढ़ते हैं उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि उनको लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है और पिछले वीडियो को जहाँ लास्ट किए थे आज उसी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, पिछले वीडियो को मैं यहाँ तक लास्ट कर दिया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग साबित करने वाले हैं F बराबर ma को, है ना। सेकेंड लॉ का ही कुछ थोड़ा सा हिस्सा रह गया था और F बराबर ma को इसमें प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स in the same direction as net force and inversely proportional to the mass। कहता है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में वो फोर्स का सीधा समानुपाती और मास का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एफ नेट भी लिखते हैं, है ना। और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए। अगर इसको देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। इसको वेक्टर एफ इक्वल टू वेक्टर एम इंटू वेक्टर ए। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर, न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी रिटन एज। ये हम न्यूटन के द्वितीय गति नियम को अच्छे तरीके से और लिख सकते हैं। एफ इक्वल टू एम ए, मतलब कि हम लोग जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है ना। द इक्वेशन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द नेट फोर्स वेक्टर। मतलब कि इक्वेशन क्या सोच करता है कि जिस दिशा में बल लगाएंगे हम उसी दिशा में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी को हिंदी में लिखा गया है ना। शुद्ध बल द्वारा उत्पन्न वस्तु का त्वरण शुद्ध बल के परिमाण के समानुपाती होता है। सही बात है, यानी एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे, उसी दिशा में शुद्ध बल के समान होती है। और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती, यानी फोर्स जो होता है एक्सेलरेशन जो होता है फोर्स के ऑब्जेक्ट के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। इसके अनुसार हमने सारा चीज़ देख लिया। समीकरण को एक परिचित रूप में पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। बल एक सदिश है। न्यूटन के द्वितीय गति नियम को इस प्रकार लिखा जा सकता है, एफ इक्वल टू एम ए, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। समीकरण दर्शाता है कि कुल त्वरण वेक्टर की दिशा उसी दिशा में इंगित है जिस दिशा में नेट बल यानी एक्सेलरेशन उधर ही होगा जिधर हम लोग फोर्स लगाते हैं। आगे देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज, सेकेंड लॉ से ही मिलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इन विच द फोर्स एक्ट। यानी न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वह अप्लाइड फोर्स का सीधा समानुपाती होता है ना। एंड उसी दिशा में संवेग होगा जिस दिशा में बल लगाया गया है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लागू बल के सीधे अनुपातिक होता है और उस दिशा में होती है जिसमें बल कार्य करता है। अब चलिए देखिए, इसको हम लोग साबित करने वाले हैं और इसको देखिए जो अभी मैंने सेकेंड लॉ को बताया एफ इक्वल टू एम ए, इसको कैसे प्रूफ करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के सहायता से। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी है। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है चेंज इन मोमेंटम। एफ किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या जानते हैं, मास इंटू वेलोसिटी से, है ना। तो मान लिया कि शुरुआत का वेलोसिटी हमारा u था और फाइनल वेलोसिटी v था। देखिए u मान लिए इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी भी, मास तो सेम ही रहेगा। तो शुरुआत का मोमेंटम क्या हो जाएगा mu और फाइनल वेलोसिटी क्या मोमेंटम क्या हो जाएगा mv। तो शुरुआत वाला मोमेंटम mu और फिर फाइनल मोमेंटम mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा mv माइनस mu। और रेट ऑफ चेंज, इसलिए टाइम देना जरूरी है ना। तो देखिए इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, एफ प्रोपोर्शनल कितना
तो एम वी माइनस एम इंटू वी माइनस यू बाई टी। एक्चुअली में क्या है, तो एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड टी है। अब चूँकि मास दोनों में कॉमन था इसलिए कॉमन निकाल दिया, तो क्या हो गया वी माइनस यू बाई टी। यही देखिए यहाँ पे लिखा गया। अब चूँकि जानते हैं समानुपाती को हटाते हैं बराबर लगाते हैं तो एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, यही मेरा के कांस्टेंट है। और चूँकि क्या जानते हैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। पहले यूनिट में बता चुके हैं ना, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसके जगह पे एक्सेलरेशन ए लिख दिया। एफ इक्वल टू क्या आ गया के इंटू एम ए, है ना। अब एक्सेलरेशन क्या लिख दिया वी माइनस यू बाई टी। अब सारा चीज़ बता दिया हमने, ये एक्सेलरेशन। के क्या, तो समानुपातिक कांस्टेंट, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। अब चलिए इसको डिफाइन करते हैं कि 1 न्यूटन बल को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। पुटिंग मास को 1 kg 1 पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन को भी 1 पुट कर देंगे, है ना। तो F कितना बन जाएगा 1 गुने 1 न्यूटन का हो जाएगा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा, K का मान भी 1, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स भी अगर 1 न्यूटन हम रख देते हैं, मास भी 1 kg का रख देते हैं और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रख देते हैं, तो कांस्टेंट K का मान 1 आ जाएगा। जब इस कांस्टेंट K के मान को पुनः हम इसमें रख देंगे पहले वाले इक्वेशन में, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक F का मान क्या आ जाएगा, F बराबर एम है। यही चीज़ को देखिए यहाँ लाया गया है, F इक्वल टू एम आ गया ना। दिस इज रिप्रेजेंट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि न्यूटन के द्वितीय गति नियम को और अच्छे तरीक़ा से ये रिप्रेजेंट करता है ना। इसको देखिए एकदम अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा, है ना। कुछ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, है ना। संवेग में परिवर्तन के दर को ही हम बल कहते हैं और उसी से हम इस फार्मूला को ड्राइव किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको फिर और अच्छे तरीके से। देखिए इसी चीज़ को फिगर के माध्यम से समझते हैं, है ना। मान लिया कि देखिए इनिशियल में ये मेरा कार है, इसका वेलोसिटी यहाँ देखिए वेलोसिटी v0 है, इसका मास जो है m0 है ना। और टाइम जो है t0 है, पोजीशन x0 है। आफ्टर सम टाइम जब समय बीता तो t1 हो गया और पोजीशन x1। समय बीतेगा तो कुछ ना कुछ तो दूर चलेगा। वेलोसिटी इसका v0 से v1 हो गया और मास m0 से m1 हो गया, है ना। मास कांस्टेंट रखना है, यहाँ गलत किया है, यहाँ गलत है। देखिए यहाँ पे ये m ही दिया है ना, मास m0 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि बॉडी चेंज करेगा पोजीशन, तो उसके मास में तो चेंजिंग नहीं ना आएगा, मास में चेंजिंग नहीं आएगा। मास को m0 ही रखिए, ये गलत हो गया है यहाँ पे, है ना। तो क्या जानते हैं, फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, है ना। चेंज ऑफ मोमेंटम विथ चेंज ऑफ टाइम, तो फोर्स क्या हो गया m1 v1 और m0 ही रखिए, इसको ये गलत है। v1 वेलोसिटी चेंज होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, कितना हूँ तेज हो जाए कितना हूँ स्लो हो जाए, सोचने की बात है। मास में चेंजिंग आएगा नहीं आएगा ना, तो यहाँ पे मिस्टेक है, इसको समझ लीजिए इस चीज़ को। ये m0 v1 माइनस m0 v0। अब चूँकि देखिए मास दोनों में सेम ही है, कॉमन यहाँ निकाल लिया। अगर भूख है क्या किया जाए, छोड़िए हटाइए, मिस प्रिंटिंग होता है ना। तो v1 माइनस v0, यहाँ पे देखिए v1 माइनस v0 बटे t1 माइनस t0, ये टाइम हो गया। अब चेंज इन वेलोसिटी बटे चेंज इन टाइम को क्या जानते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं ए। तो क्या आ गया F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इसी को लिखा गया फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ को साबित करते हैं। चलिए और अच्छे तरीके से देखते हैं इसको आगे। फॉर कांस्टेंट मास कहता है कि अगर मास मेरा नियत रहेगा, मास में किस तरह का चेंजिंग नहीं होगा, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा, है ना। फॉर कांस्टेंट मास न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी इक्वेटेड है, इस तरह से इक्वेट करते हैं m1 v1 m v0 बटे t1, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, मास चेंज हो नहीं रहा है ना। इसीलिए इसका फॉर्मूला आप अभी जो हमने लिखा उसी चीज़ को लिखा गया है, m1 v1 माइनस m0 v1 v0 डिवाइडेड, या m0 है तो m0 लीजिए, है ना, t1 माइनस t0। देखिए इसको और अच्छे तरीके से लिखते हैं, मास कांस्टेंट है ना, तो m1 v1 घटाओ m v0, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, या u भी दे सकते हैं इसको, और यहाँ पे t1 माइनस t0। ये फॉर्मूला कांस्टेंट मास के लिए। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। द सेकेंड लॉ दैट रिड्यूसेस टू मोर फैमिलियर फॉर्म एज फॉलो। सेकेंड लॉ को और अच्छे तरीके से इसी चीज़ को बताया गया है ना।
द above equation tell us that the object will accelerate if it is subjected to an external force, है ना। कहता कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट में गति आएगा, त्वरण आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, कब? जब उसमें बल लगाया जाएगा तब। If it is subjected to an external force and the amount of force is directly proportional to the acceleration, और बल जो होगा एक्सेलरेशन के सीधा समानुपाती, and inversely proportional to the mass of the object, और बल जो होगा एक्सेलरेशन जो होगा त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसी चीज़ को हिंदी में कहा गया है। देखिए, लगातार मास के लिए किसी द्रव्यमान के लिए न्यूटन के दूसरे गति नियम की बराबरी हम इस प्रकार की जा सकती है। F=m में सारी चीज़ बता चुके हैं हम इंग्लिश में। ते हैं कि त्वरण को समय में परिवर्तन से विभाजित वेग में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है ना। दूसरा नियम तब यह एक अधिक परिचित रूप में बदल जाए, ये उसी को दूसरे नियम को F=mm में लिख सकते हैं। समीकरण हमें बताता है कि यदि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वह गति करेगा और बल की मात्रा त्वरण के समानुपाती और वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मेरे हिसाब से ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए थर्ड लॉ। द थर्ड लॉ, देखिए द यहाँ टी छूटा हुआ है, पी यहाँ थर्ड लॉ बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, सारे लोग जानते हैं, बस इसका एप्लीकेशन को समझिए, है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द बॉडी व्हेन इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी। कहता कि क्या होता है जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर फोर्स लगाता है ना। तो कोई भी बॉडी, एक बॉडी है और एक बॉडी यहाँ फोर्स लगा रहा है, तो निश्चित है कि ये भी उसके अकॉर्डिंग अपोजिट में और इक्वल फोर्स लगाएगा, है ना। द न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन के तृतीय गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया बल लगता है ना। व्हेन टू बॉडीज इंटरैक्ट दे अप्लाई फोर्स ऑन ईच अदर। जब दो वस्तु आपस में इंटरैक्ट में आते हैं तो वे दोनों वस्तु एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। व्हाट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। दैट आर, वो दोनों आपस में इक्वल समान फोर्स लगाते हैं और लेकिन विपरीत दिशा से लगाते हैं। टू अंडरस्टैंड न्यूटन थर्ड लॉ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल के सहायता से देखिए हिंदी में एक बार समझ लीजिए। गति का तीसरा नियम बताता है कि गति के साथ बॉडी के साथ क्या होता है जब वह किसी अन्य बॉडी के ऊपर बल लगाता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब दो पिंड परस्पर क्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम को उदाहरण की सहायता से देखिए। लेट अस कंसीडर ए बुक रेस्टिंग ऑन ए टेबल। मान लिया कि टेबल के ऊपर कोई बुक है, तो जितना बुक का वजन होगा उतना फोर्स बुक लगाएगा टेबल के ऊपर, टेबल भी उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा, है ना। द बुक अप्लाइज ए डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू इट्स वेट ऑन द टेबल अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। द टेबल अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द टेबल। This force occurs because the book slightly deforms the table. As a result, the table pushes back, है ना। अगर सोचिए कि मान लिया किसी व्यक्ति का वजन 60 kg है, तो 60 kg का फोर्स 600 न्यूटन का फोर्स धरती पे लगा, तो धरती भी 600 न्यूटन के उसके अगेंस्ट में लगाएगा। मान लिया कि आदमी चला गया दलदल वाले ज़मीन पे, तो क्या उसमें उतना ताकत रहेगा दलदल वाला ज़मीन में कि 600 न्यूटन लगा सके? नहीं। तो क्या करेगा, धीरे धीरे आदमी धंसते जाएगा दलदल में, है ना, क्योंकि वहाँ थर्ड लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब कि व्यक्ति का जितना वजन है उसके अकॉर्डिंग में धरती या मिट्टी या वो कीचड़ उसके अपोजिट में फोर्स लगा नहीं पा रहा है, इसलिए वो आदमी धंसते चला जा रहा है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इम्प्लाइज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का तृतीय गति नियम जो है संवेग परिवर्तन के संवेग संरक्षण के सिद्धांत को भी देता है। चलिए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के सहायता से समझते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ का पुलिंग एन इलास्टिक बैंड। हम जो इलास्टिक बैंड को खींचते हैं, है ना, तो जितना जोर से खींचते हैं छोड़ते हैं उतना ज़्यादा चोट लगता है या उतना जल्दी कंप्रेस होता है। तो ये भी थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। स्विमिंग और रोइंग अ बोट। पैर जितना तेज़ी से स्विमर जो है स्विमिंग करने वाला पैर छटपटाता है या ऊपर नीचे करेगा उतना तेज़ी से आगे बढ़ता है। पतवार को जितना तेज़ी से खींचता है या खेवता है नाव वाला उतना तेज़ी से नाव आगे भागता है ना। तो थर्ड लॉ वॉकिंग। जितना जल्दी हम लोग पैर बढ़ाते हैं, जितना अधिक फ्रिक्शन लगता है उतना अच्छे से हम लोग भागते हैं।
स्टैंडिंग द ग्राउंड और सिटिंग ऑन ए चेयर, हम भी चेयर पे बैठे हुए तो चेयर भी जितना फोर्स लगा रहा है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं ना। द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ ए रॉकेट, रॉकेट का में प्रोपल्सन यानी रॉकेट का फ्यूल जितना तेज़ी से जलेगा, जितना तेज़ी से गैस वो नीचे एग्जॉस्ट करेगा, उतना तेज़ी से ऊपर भी जाता है ना। रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल और ट्री, ये सारे थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। स्लिंग शॉट, फ्लैपिंग, है ना, बाउंसिंग ऑफ बॉल, बॉल का बाउंस होकर के आना, जंपिंग ऑन ए ट्रम्पोलिन, बच्चा लोग जो ट्रम्पोलिन पे उछलता है वो भी थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। जितना तेज़ी से वो उछलता है उतना तेज़ी से वो वापस भी आता है। हिटिंग ऑफ ए बॉल बाई ए बैट, है ना, व्हेन यू रन ऑन ए कारपेट, कारपेट पे दौड़ना, ये सारे थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। पुशिंग समवन और पुशिंग समथिंग वी टेंड टू मूव, किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को मूव करते हैं वो भी थर्ड लॉ। द रिकॉयल ऑफ गन, है ना, रिकॉयल ऑफ गन भी थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। तो चलिए अब इसमें से थर्ड लॉ का जो कुछ एप्लीकेशन है उसको हम लोग आगे देखते हैं। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है, इलास्टिक बैंड खींचना, तैरना या नाव चलाना, किसी वस्तु को धकेलना, समय स्टैटिक गर्दन, घूमना, जमीन पर खड़े होना, कुर्सी पे बैठना, एक रॉकेट का ऊपर की ओर जोर से जाना, है ना, दीवार या पेड़ के खिलाफ आराम करना, गुलेल थप्पड़ मारना, है ना, गेंद का उछलना, गुलेल अलग है, थप्पड़ मारना अलग है ना। एक ट्रैम्पोलिन पे कूदना, गेंद को बल्ले से मारना, जब आप कालीन पर दौड़ते हैं तो या पीछे की ओर जाता है ना, किसी चीज़ को धक्का देना या पीछे की ओर जाने की प्रवृत्ति खींचना, बंदूक की वापसी यानी रिकॉयल ऑफ गन। तो ये सारे थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी संवेग के संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी तरीके से देखिए हम लोग बताएंगे। फॉर टू और मोर बॉडीज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें दो या दो से अधिक बॉडी है ना, एक्टिंग अपॉन ईच अदर, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहा है। देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कहता है कि उसका जो टोटल संवेग होगा संरक्षित होगा, है ना, अनलेस एन एक्सटर्नल, कब तक, तो जब तक इसका कोई बाहरी बल न लगे तब तक। देयरफॉर मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कहता है न तो मोमेंटम को हम उत्पन्न करते हैं और ना ही इसको पूरी तरह से ख़त्म करते हैं। इसको हिंदी में देख लीजिए, एक अलग प्रणाली में दो या दो से अधिक निकायों, निकाय कहते हैं बॉडी को, है ना, एक दूसरे पर अभिनय करने के लिए उनका कुल गति स्थिर रहता है जब तक कि कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इसलिए गति को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। मान लिया कि मेरा बॉडी m1 है, इस पर का इनिशियल वेलोसिटी u1 है, ये बॉडी m2 है, इसका वेलोसिटी u2 है। आफ्टर बिफोर कॉलिजन, है ना, कॉलिजन के बाद मास तो वही रहेगा, इसका m1 है तो m1 ही रहेगा, इसका m2 है तो m2 ही रहेगा, वेलोसिटी चेंज कर जाएगा। तो देखिए कॉलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका वेलोसिटी, एक मिनट, इसका वेलोसिटी देखिए v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हुआ। तो निश्चित है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट टकराएगा तो सेम वेलोसिटी रहेगा नहीं टक्कर के बाद। टक्कर के पहले का कुछ और वेलोसिटी होगा, टक्कर के बाद तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज होगा ही। तो ये वेलोसिटी चेंज कर दिया। तो कोलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी जो होगा चेंज हो जाएगा। इसका देखिए वेलोसिटी v1 है और इसका वेलोसिटी v2 है, लेकिन मास तो सेम ही रहेगा। देखिए कोलिजन के पहले मास m1 था तो इसका भी मास m1, इसका भी मास m2। चलिए आगे देखते हैं। फिगर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए इसको हम लोग अब प्रूफ करते हैं, है ना। फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तृतीय गति नियम से क्या जानते हैं। व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द अदर ऑब्जेक्ट आल्सो exerts an equal opposite फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जितना फोर्स लगाएगा उसके अपोजिट में दूसरा ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा, है ना। फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑब्जेक्ट है। तो बल का परिभाषा क्या जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो m1 v1 माइनस m1 u1 बटे t, m2 v2 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, है ना। देखिए यहाँ पे माइनस किया गया है कि यहाँ भी माइनस लगेगा क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। यहाँ पे सीधे लिखिए एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इस तरह से। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको सोल्व कर दीजिए अब, है ना।
इसको अच्छी तरीके से सोल्व कीजिए तो क्या होगा, हम लोग क्या लिखें, फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड t इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस m2 u2, है ना। इसको ऐसे कर दीजिए। अब आई t, अब t से t कट गया, नीचे सेम समय है तो, है ना। इसको सोल्यूशन कर दीजिए, m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस m2 v2 और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस m2 u2। अब इधर कर दीजिए, माइनस वाला को एक साइड ले आइए, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आइए, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू m1 u1, यहाँ देखिए ये माइनस है, इधर चलाएगा m1 u1, इधर ही पहले से था m2 u2। तो देखिए यहाँ ये क्या हो गया m1 v1 यानी कि मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी v1 v2 वेलोसिटी क्या था, कॉलिजन के बाद का, u1 u2 वेलोसिटी क्या था, कॉलिजन के पहले का। तो मोमेंटम बिफोर, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इक्वल टू सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, यानी कह सकते हैं यहाँ भी देखिए m1 v1 m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2, है ना। यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओरिजिनल मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट, यानी कि टक्कर के पहले का संवेग का जोड़ बराबर टक्कर के बाद के संवेग का योग के बराबर होगा, यानी इसी को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो इस तरह का हिसाब, इस तरह का जो डेरिवेशन है वो एसवीटी बोर्ड में पूछा जाता है, 11th क्लास में भी पूछा जाता है। 11th क्लास का जो फाइनल एग्जाम होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाने में ये आपको सहयोग करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिकॉइल ऑफ गन, है ना, यानी रिकॉइल ऑफ गन जब बंदूक छोड़ता है तो बंदूक की गोली जितनी गति से आगे जाएगी उतनी तेज गति से पीछे भी जर्किंग देगा, यानी धक्का देगा। और अगर बंदूक चलाने वाला सही से कंधा पे एडजस्ट नहीं किया बंदूक तो उसका कंधा टूट भी सकता है। ऐसा सुने होंगे, ऐसा पढ़े होंगे आप, है ना। तो चलिए देखते हैं। कंसीडर द गन एंड बुलेट इन इट्स बैरल एज एन आइसोलेटेड सिस्टम। मान लिया कि कोई गन है और बैरल में गोली रखा हुआ है ना, उसको आइसोलेटेड सिस्टम मान लिया। अपने बैरल में बंदूक और गोली को एक पृथक प्रणाली के रूप में देखें। इज इन द बिगिनिंग व्हेन बुलेट इज नॉट फायर्ड बोथ द गन एंड बुलेट आर एट रेस्ट। जब फायरिंग नहीं किया गया तो दोनों क्या है, अस्थिर है, रेस्ट में है ना, दोनों स्थिर में कहलाएगा। आगे देखिए। सो द मोमेंटम ऑफ द बिफोर फायरिंग इज जीरो। तो फायरिंग के पहले का मोमेंटम तो पी आई इनिशियल जीरो होगा, इसलिए पी आई जीरो मान लिया। प्रारंभ में जब गोली नहीं चलती है तो बंदूक और गोली दोनों विराम अवस्था में होते हैं, तो फायरिंग से पहले की गति शून्य है। अब कहता है फायरिंग होगा। नाउ व्हेन द बुलेट इज फायर्ड इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर बुलेट जाएगा, है ना। एंड गन रिकॉइल बैक। तो बुलेट यहाँ से निकलेगा, देखिए यहाँ से दिखाया गया, बुलेट यहाँ से निकलेगा तो गन इसके पीछे जर्किंग फोर्स लगाएगा, है ना, बैकवर्ड फोर्स। जब गोली चलाई जाती है तो यह आगे की दिशा में चलती है और बंदूक विपरीत दिशा में पीछे हटती है। आगे देखिए। लेट, मान लीजिए क्या क्या है भाई, लेट एम बी बी द मास एंड वी बी बी द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। एंड एम जी क्या हो गया, एम जी या वी जी मान लीजिए, वेलोसिटी ऑफ गन है आफ्टर द फायरिंग। ध्यान दीजिएगा, एम बी क्या है, मास ऑफ, लेट एम बी विद द मास एंड वी बी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ये वेलोसिटी बुलेट का, एम बी वी बी है ना, बी फॉर बुलेट, और एम जी गन का मास मान लीजिए और वी बी गन का वेलोसिटी मान लीजिए आफ्टर फायरिंग के बाद। तो क्या हो गया भाई, इसको लगा दीजिए कंजर्वेशन में। तो गोली के वेग एम बी, गोली के वेग नहीं, गोली के वेग का एम बी द्रव्यमान और वी बी है ना, यहाँ उल्टा हो गया, गोली का वेग यहाँ आना चाहिए था और एम बी यहाँ का, है ना। फायरिंग के बाद एम जी और वी बी बंदूक का वेग और द्रव्यमान है ना। तो टोटल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, चूँकि दोनों स्थिर में था, है ना। तो दोनों का मोमेंटम, तो गोली का मोमेंटम कैसे लिखेंगे, एम जी एम बुलेट एम भी वी बी, प्लस गन का लिखेंगे एम जी वी जी, है ना। ये गन का हो गया, ये बुलेट का हो गया। तो यही देखिए यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखा गया। फायरिंग के बाद सिस्टम की कुल गति क्या होगा, तो फायरिंग के बाद क्या लिखेंगे,
PF है ना, इसी को हिंदी में लिखा गया, इसी चीज़ को, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसी चीज़ को हिंदी में लिखा गया। Since no external force are acting on the system, we can apply the law of conservation of linear momentum to the system। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, शुरुआत का तो जीरो था ना, यानी P शुरू का मोमेंटम है ना, देखिए दोनों फोर्स लगाएगा एक दूसरे के ऊपर, यानी कि P फाइनल इक्वल टू माइनस P इनिशियल। तो P इसको इधर ले जाइएगा तो P फाइनल P इनिशियल जोड़ करके जीरो आना चाहिए। अब चूँकि P इनिशियल तो जीरो था, इसलिए P फाइनल, तो P फाइनल कितना था, mb vb प्लस mg, यही था ना, mb vb प्लस mg vg। अब P फाइनल तो जीरो है तो यही रह जाएगा, यानी कि mb vb प्लस mg vg बराबर जीरो। अब यहाँ से यहाँ पे निकाल दिया गया है Vg, यानी गन का, रिकॉइल ऑफ गन का वेलोसिटी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको इधर भेज दीजिए पूरा का पूरा पार्ट को, तो क्या आ जाएगा, mg vg इक्वल टू माइनस mb vb, इसको भागा दे दीजिए mg को, तो vg बराबर हो जाएगा mb vb डिवाइडेड b है यहाँ पे, डिवाइडेड यहाँ पे लिख दीजिए mg, यही आपका वेलोसिटी ऑफ गन निकलेगा। यहाँ पे बराबर होगा, यहाँ पे बराबर है। तो ये हमारा फार्मूला है ना, कहाँ चला गया, एक मिनट, इसको फिर से आपको क्लियर कर देते हैं, इसको क्लियर अच्छे तरीके से कीजिए। देखिए ये क्या है, देखिए यहाँ से Vg निकालना है ना, Vg निकालना है, तो ये पूरे पोर्शन को इधर लेके चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे Vg बराबर हो जाएगा, तो बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, mb vb ऊपर में आ जाएगा डिवाइडेड mg, तो ये बराबर होगा और यहाँ पे माइनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो माइनस आएगा, सोचने की बात है। देखिए यहाँ पे हम अच्छे तरीके से कर दे रहे हैं, mb vb प्लस mg vg इक्वल टू जीरो है। हमको निकालना क्या है, Vg निकालना है, तो Vg इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस mb vb डिवाइडेड mg। हो गया क्लियर। तो यही मेरा रिकॉइल ऑफ गन। देखिए माइनस इसलिए क्योंकि गोली आगे जा रहा है तो उसके अपोजिट में गन पीछे की ओर धक्का दे रहा है ना। द निगेटिव साइन इन द एबव इक्वेशन शोज दैट, जो एबव इक्वेशन में निगेटिव साइन आ रहा है वो हमें ये दिखाता है कि एक फोर्स आगे लग रहा है तो उसके अपोजिट में है ना। वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ गन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। Since mass of the gun is very large as compared to the mass of the bullet, the velocity of the recoil is very small as compared to the velocity of the bullet। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। द प्रपोर्शन ऑफ रॉकेट, ये भी थर्ड लॉ का ही एग्जाम्पल है। जो रॉकेट प्रपोर्शन आगे ऊपर जाता है ना, एक्सप्लेन बाय द सिंपल फिजिकल प्रिंसिपल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। रॉकेट एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द थ्री मेजर फैक्टर। तीन चीज़ों पे रॉकेट की गति यानी उसका त्वरण निर्भर करता है। द एग्जॉस्ट वेलोसिटी, द रेट द एग्जॉस्ट इज इजेक्टेड एंड द मास ऑफ द रॉकेट। कितना वेलोसिटी से एग्जॉस्टन हो रहा है, एग्जॉस्ट कर रहा है गैस, कितना तेज़ी से एग्जॉस्ट कर रहा है, और मास क्या है रॉकेट का। इन तीनों चीज़ों पे निर्भर करता है रॉकेट प्रपोर्शन, यानी रॉकेट कितना तेज़ी से ऊपर जाएगा उसका। टू अचीव द हाई speed needed to hop continents, obtain orbit or escape Earth gravity altogether, the mass of the rocket other than fuel must be as small as possible। कीटन है ना, मास कम होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से ऊपर उड़ने के लिए, अच्छे तरीके से कॉन्टिनेंट को छोड़ने के लिए, है ना, यानी एक अर्थ से बाहर निकलने के लिए। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट ऑल ऑफ फोर्सेज एग्जिस्ट इन ए पेयर। न्यूटन का तृतीय गति नियम कहता है कि जितने भी फोर्स हैं सभी पेयर में लगते हैं। इफ वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स Fa ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट B, देन B साइमल्टेनियसली एक्सर्ट्स फोर्स Fb। F कोई बल Fa लगाता है तो वो B भी ऑब्जेक्ट Fb फोर्स लगाएगा, उतना ही अमाउंट में लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सभी रॉकेट के प्रणोदन को एक ही भौतिक सिद्धांत द्वारा समझाया गया है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। रॉकेट का त्वरण तीन प्रमुख कारकों पर निर्भर करता है, निकाय के वेग, निकाय की दर और रॉकेट का द्रव्यमान कितना है। महाद्वीपों को उछालने, कक्षा प्राप्त करने या पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण से पूरी तरह बचने के लिए आवश्यक उच्च गति प्राप्त करने के लिए ईंधन के अलावा अन्य रॉकेट का द्रव्यमान
जितना संभव हो उतना छोटा होना चाहिए। महत्वपूर्ण पदों न्यूटन का गति का तीसरा नियम है कि सभी बल जोड़ में मौजूद है। यदि जोड़े में मौजूद है यानी पेयर में, है ना। अभी बताया मैंने कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी पे ए बी फोर्स लगाएगा तो बी भी ए पे एफ बी ए फोर्स लगाएगा, इक्वल अमाउंट में लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो मेरे हिसाब से थर्ड लॉ क्लियर हो गया होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, और सारा एप्लीकेशन मैंने बता दिया है। इसको पूरा देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मोशन चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मैं बोर्ड पे इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा वीडियो की शुरुआत में ही फर्स्ट पेज में ही लिखा हुआ है, देखिए फिर से आप देख सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और इसको वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जो भी अप्लाइड फिजिक्स 1 और अप्लाइड फिजिक्स 2 को पढ़ते हैं विद्यार्थी। जिनको भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो में मैं बोर्ड पे आकर के सारे न्यूमेरिकल को बताऊंगा मोशन से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।